देखी तुमने अपने गुरु घंटाल की काली करतूतें? बाबा राम कबीर। मुझे तो ये हमेशा ही योगी कम और भोगी ज्यादा लगता था। और लो, आज साबित भी हो गया। हर टीवी चैनल पर इसकी रासलीला के चर्चे हो रहे हैं। ये कहते हुए घर में घुसते ही भावेश ने पत्नी मिताली की तरफ कटाक्ष का तीर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मिताली ने ये कहा कि तुम्हें तो आज पता चला है, मैं तो वर्षों से इसका यह राज जानती हूँ। सिर्फ जानती ही नहीं, बल्कि भुक्त भोगी भी हूँ। जैसे ही भावेश ने ये सुना, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तो कौन सा राज जानती थी मिताली? और वो भुक्त भोगी कैसे हो सकती है? क्या उस बाबा के चंगुल में वो भी फंस गई थी क्या? पर क्यों और कैसे? इस बेहतरीन कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की, जहाँ मिताली अपने पति भावेश के साथ रहती थी। दिवाली का दिन था। सब त्योहार मना रहे थे और मिठाइयाँ चारों तरफ बांटी जा रही थी। लेकिन तभी भावेश ने अचानक ये देखने के लिए टीवी ऑन किया कि देश में दिवाली कैसे मनाई जा रही है। तभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर आने लगी। मिताली ने जैसे ही ये न्यूज देखी, मिताली को अचानक मितली सी आ गई। गिनौनी यादों के वमन में आज बहुत सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके लिए जीवन की सबसे अच्छी खबर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर चल रही थी। एक और बाबा पर गिरी गाज। नाबालिग ने लगाया धार्मिक गुरु पर यौन दुराचार का आरोप। आरोपी फरार। पुलिस ने किया बाबा राम करीम का आश्रम सीज। लगभग हर चैनल पर यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। देवेश को चाय का प्याला थमाकर वह बिस्तर पर लेट गई। आज मिताली अपने आप को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। एक बड़ा बोझ जिसे वह पिछले कई सालों से अपने दिलो दिमाग पर ढो रही थी, वह अनायास ही उतर गया था। अब उसे यकीनन उस भयावह फोन कॉल से आजादी मिल जाएगी, जो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाए हुए था। जिसके चलते हर इनकमिंग फोन कॉल पर उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता था। आंखें बंद होते ही मिताली की पलकों के पीछे एक दूसरी ही दुनिया सजी हो उठी। चुपचाप से खड़े लम्हे मिताली के इर्द गिर्द लिपट गए, जैसे धुंध एकाएक आकर पेड़ों पहाड़ों से लिपट जाती है और वे वहां होते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। ठीक उसी तरह मिताली भी अपने आसपास की दुनिया से ओझल हो गई थी। परछाइयों की इस दुनिया में उसके साथ संदीप था, बाबा का आश्रम था और सेवा के नाम पर जिस्म से होने वाला खिलवाड़ था। संदीप से उसकी दोस्ती कॉलेज के समय से ही थी। इसे दोस्ती न कहकर प्यार कह दे तो शायद ज्यादा उपयुक्त होगा। उनका कॉलेज शहर के एक बाहरी कोने पर था और कॉलेज से कुछ ही दूरी पर बाबा राम कबीर का आश्रम था। हरे भरे पेड़ों से घिरा यह आश्रम देखने में बहुत ही रहस्यमय लगता था। दोनों अक्सर एकांत की तलाश में उस तरफ मिलने निकल जाया करते थे। इस आश्रम का ऊंचा और भव्य मुख्य द्वार मिताली को सम्मोहित कर लेता था। वह इसे भीतर से देखना चाहती थी, लेकिन आश्रम में सिर्फ बाबा के भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति थी। मिताली अक्सर संदीप से अपने मन की बात कहती थी। एक दिन संदीप ने उससे आश्रम के अंदर ले जाने का वादा कर दिया, जिसे बहुत जल्दी उसने पूरा भी कर दिया। हुआ यूं था कि रिश्ते में संदीप की भाभी सुमन बाबा की भक्त बनी थी और अक्सर वहां आश्रम में सेवा के लिए जाया करती थी। उसी के साथ संदीप मिताली को भी आश्रम लेकर आ गया। आश्रम के दरवाजे पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त थी। कई चरणों में जांच से गुजरने के बाद वे अब एक चौड़े से बागान में खड़े थे। मिताली हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी। आश्रम के बहुत बड़े बाग में ताजा सब्जियां लगा रखी थी। एक हिस्से में फलदार पेड़ भी थे। बहुत से भक्त जिन्हें सेवादार कहा जाता है, वहां निष्काम सेवा में जुटे हुए थे। कुछ लोग सब्जियां तोड़कर ला रहे थे और कुछ उन्हें तोल तोल कर वजन के अनुसार अलग अलग पैक कर रहे थे। कुछ लोग फलों को भी इसी तरह से पैक कर रहे थे। सुमन ने बताया कि ये फल और सब्जियां बाबा के भक्त ही प्रसाद स्वरूप खरीद कर ले जाते हैं। सुमन स्वयं भी अपने घर के लिए फल सब्जियां यहीं से खरीद कर ले जाती है। एक बड़े से रसोई घर में कुछ महिलाएं आश्रम में मौजूद सभी लोगों के लिए खाना बनाने में जुटी हुई थी, तो कुछ सेवादार जूठे बर्तन मांजकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे।
मिताली ने देखा कि वहां लोगों से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं बढ़ता जा रहा था। हर व्यक्ति को समान सुविधा उपलब्ध थी। शायद यही संभाव सबको जोड़े हुए था और यही बाबा की लोकप्रियता का कारण भी था। मिताली को दूर आश्रम के एक कोने में गुफा जैसा एक कमरा दिखाई दिया। सुमन ने बताया कि यह बाबा का विशेष कक्ष है। जब भी वे यहाँ आश्रम में आते हैं, इसी कक्ष में ठहरते हैं। या किसी को भी जाने की कोई अनुमति नहीं है। सुमन के साथ होने के कारण उन दोनों को किसी ने टोका नहीं था। मिताली और संदीप ने पूरा आश्रम घूम करके देख लिया था। घूमते घूमते दोनों आश्रम के दूसरे कोने तक पहुंच गए। यहाँ घने पेड़ों के जुरमुट में घास फूस से बनी कलात्मक झोपड़ियां बेहद आकर्षक लग रही थी। मिताली को आश्रम की व्यवस्था ने बहुत प्रभावित कर दिया। उसने आगे भी यहाँ आते रहने का मन बना लिया। और कुछ न सही, संदीप के साथ एकांत में कुछ लम्हे साथ बिताने को मिल ही जाएंगे। शहर में तो लोगों के देखे जाने का भय हमेशा दिमाग पर हावी रहता है। आधा ध्यान तो इसी में बढ़ जाता है। प्रेम मोहब्बत की बातें क्या खाक करेंगे वो। ये सोचकर मिताली का दिमाग आगे की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कवायद में जुट गया। उसने संदीप को अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन संदीप ने उसके इस प्रस्ताव को नकार दिया। उसने कहा, ये आश्रम है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं कि जब जी चाहा टहलते हुए आ गए। देखा नहीं, सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी थी। मिताली ने उसे उकसाया, तुम ऐसा करो, सुमन भाभी के साथ बाबा के शिष्य बन जाओ। रोज न सही, कभी कभार तो आया ही जा सकता है। मिलने का मौका मिला तो ठीक, वरना ताजा फल सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। मिताली ने उसे उकसा दिया था। बात संदीप को भी जम गई थी। और फिर एक दिन संदीप विधिवत बाबा राम कबीर का शिष्य बन गया। मिताली और संदीप कभी सुमन के साथ तो कभी अकेले ही आश्रम में आने लगे। अक्सर दोनों सबकी नजरें बचाकर उन झोपड़ियों की तरफ निकल जाया करते थे। कुछ देर एकांत में बिताने के बाद प्रफुल्लित से लौटते हुए फल और सब्जियां खरीद कर ले जाया करते थे। आश्रम में आने जाने से उन्हें पता चल गया था कि इस आश्रम की शाखाएं देश के हर बड़े शहर में फैली हुई है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी बाबा के बहुत ज्यादा अनुयायी है। वो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और इन आश्रमों से कई तरह की सामाजिक गतिविधियां भी संचालित होती है। कई हॉस्पिटल और स्कूल है जो आश्रम की कमाई से चलते हैं। मिताली ने महसूस किया कि जितने वे बाबा के बारे में जान रहे थे, उतना ही संदीप का झुकाव उनकी तरफ होने लगा था। अब उनकी बातों का केंद्र भी अक्सर बाबा ही हुआ करते थे। मुख्य सेवादार ने उसकी निष्ठा देखते हुए उसे आश्रम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी थी। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि अब मिताली बेरोक टोक आश्रम के हर हिस्से में आने जाने लगी थी। देखते ही देखते उनका कॉलेज पूरा होने को आ गया। फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल अब आ चुका था। अब पढ़ाई में जुटना होगा। एग्जाम से पहले एक आखिरी बार आश्रम चल चलें। मिताली ने अपनी बाईं आंख दबाते हुए इशारा कर दिया। संदीप ने कहा, हाँ कल चल चलते हैं ना, बाबा का आशीर्वाद भी तो लेना है। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का एक यादगार दिन होने वाला है। वह दिन सचमुच ही उसकी जिंदगी का एक यादगार दिन था। उस दिन मौसम भी कुछ आशिकाना सा ही था और आसमान में काले बादल छा रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा के साथ बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्हें वापस आश्रम लौटने तक का वक्त भी नहीं मिला और वे भागकर एक झोपड़ी में घुस गए। वहां उन्होंने लगभग 2 घंटे एक दूसरे के साथ बिताए। अब बारिश खत्म हो चुकी थी। वे बारिश खत्म होने पर दोनों घर लौट आए। अब परीक्षाएं भी खत्म हो गई थी। 2 दिन नींद पूरी करने और परीक्षा की थकान उतारने के बाद मिताली ने संदीप को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन अगले कई दिनों तक भी जब संदीप का फोन बंद मिला तो उसे फिक्र सी हुई। उसने संदीप के एक दो दोस्तों से उसके बारे में पता किया, लेकिन किसी ने भी उसे एग्जाम के बाद से देखा नहीं था। मिताली ने आश्रम जाकर सुमन से भी बात की, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं था। सप्ताह भर बाद उसे सुमन से पता चला कि संदीप अचानक कहीं गायब हो गया है। उसके घर वालों ने भी उसकी बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। थक हार कर उन्होंने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस
उसकी तलाश में जुट गई थी। मिताली के सारे प्रयास विफल से हो रहे थे, तो उसने भी सब कुछ वक्त पर छोड़कर रख दिया और आगे की पढ़ाई की तैयारी करने लगी। तभी एक दिन दोपहर को उसके मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आई। मिताली, मैं बाबा का खास सहयोगी रामगीर बोल रहा हूँ। बाबा तुमसे भेंट करना चाहते हैं। कल दोपहर 3 बजे आश्रम आ जाना। मिताली भीतर तक सिहर गई थी। वो बोली, माफ कीजिएगा, मेरी आपके बाबा और आश्रम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सही, बाबा को तो है। और हाँ, जरा बाहर आओ, बाबा ने एक खास तोहफा तुम्हारे लिए भिजवाया है। ये कहते ही फोन कट हो गया था। मिताली दौड़कर बाहर गई, लेकिन मेन दरवाजे पर एक छोटा सा लिफाफा रखा हुआ था। मिताली ने खोलकर देखा तो उसमें एक पेन ड्राइव था। उसने कांपते हाथों से उसे अपने फोन से कनेक्ट किया। उसमें एक वीडियो क्लिप थी, जिसे देखते ही मिताली डर के कारण पीली पड़ गई। ये संदीप के साथ उसका प्राइवेट वीडियो था, जो बारिश के वक्त उन्होंने आश्रम वाली झोपड़ी में एक दूसरे के साथ बिताए थे। मरता क्या नहीं कटा, मिताली अगले दिन दोपहर 3 बजे बाबा के आश्रम में थी। आज उसे उस विशेष रूम से बनी गुफा में लेकर चले गए थे। भीतर ले जाने से पहले निर्वस्त्र करके उसकी तलाशी ली गई और उसके कपड़े भी वहां बदल दिए गए। मोबाइल स्विच ऑफ करके अलग रखवा दिया था। इतना ही नहीं, उसकी घड़ी और कानों में पहने टॉप्स तक खुलवा लिए गए। बाहर से साधारण सी दिखने वाली यह गुफा भीतर से किसी महल से कम नहीं थी। गहरे अंधेरे में मिताली ने देखा कि उसके अंदर विलासिता का हर सामान मौजूद था। आज पहली बार वह बाबा से प्रत्यक्ष मिल रही थी। बाबा का व्यक्तित्व इतना रोबीला था कि वह आंख उठाकर उसकी तरफ देख तक नहीं सकी। सम्मोहित सी मिताली 2 घंटे तक बाबा के हाथों की कठपुतली बनी और उसके इशारों पर नाचती रही। शाम को जब वह घर लौटी तो लग रहा था जैसे पूरा शरीर वॉशिंग मशीन में धोया गया हो। 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। बाबा जब भी इस आश्रम में विश्राम के लिए आते, मिताली को उनकी सेवा में हाजिर होना पड़ता था। अपने प्रेम की राज को राज रखने की कीमत मिताली किश्तों में चुका रही थी। संदीप का अब तक कुछ भी पता नहीं चला था। आश्रम में कुछ दबे स्वरों में उसे सुनाई दिया था कि बाबा ने उसे अपने विदेश स्थित आश्रम में भेज दिया है। इसी बीच उसके लिए देवेश का रिश्ता आ गया था। पहले तो मिताली ने इनकार करना चाहा, क्योंकि वह अपनी अपवित्र देह देवेश को सौंपना नहीं चाहती थी। पर फिर मन के किसी कोने से आवाज आई कि हो सकता है ये रिश्ता उसे इस त्रासदी से आजादी दिला दे। कि हो सकता है ये रिश्ता तुम्हें इस त्रासदी से आजादी दिला सके। हो सकता है कि तुम्हें आश्रम के नरक से छुटकारा मिल जाए। और इस उम्मीद पर वह देवेश का हाथ थामकर शहर छोड़कर चली गई। शादी के बाद सरनेम के साथ उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। मगर कहते हैं ना कि दुख से पहले उसकी परछाई पहुंच जाती है। मिताली के साथ भी यही हुआ। शादी के बाद लगभग 6 महीने तो उसने डर के साए में बिताए, लेकिन आश्रम से कोई फोन नहीं आया। तो धीरे धीरे पुराने दिनों को भूलने लगी थी वो। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक एक फोन कॉल आ गया। हनीमून पीरियड खत्म हो गया होगा, कल दोपहर आश्रम आ जाना, बाबा ने याद किया है। ये सुनकर मिताली डर के मारे सूखे पत्ते सी कांपने लगी थी। उसके मुंह से बोल नहीं फूटे। तुमने क्या सोचा था? शहर और फोन नंबर बदलने से तुम छिप जाओगी? अरे बाबा तो समुद्र में सुई खोजने की ताकत रखते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी औकात न भूलो, समझी? एक दम की भरी चेतावनी के साथ फोन कट गया था। अब फिर से वही पुराना सिलसिला शुरू हो गया था। मिताली अब बुरी तरह से कसमसाने लगी थी। वह इस दोहरी जिंदगी से आजादी चाहने लगी थी। पानी जब सिर से ऊपर गुजरने लगा तो उसने आर पार की लड़ाई की ठान ली। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देवेश मुझे छोड़ देगा, ठीक ही करेगा। मैं भी कहाँ न्याय कर पा रही हूँ उसके साथ। हर रात जैसे एक झूठी थाली परोसती हूँ उसे। नहीं, अब और नहीं। अब मेरा चाहे जो भी हो, मैं अब आश्रम नहीं जाऊंगी। बाबा मेरे खिलाफ कोई कदम उठाए, उससे पहले ही मैं उसके खिलाफ जाकर पुलिस में शिकायत कर दूंगी। मिताली ने मन ही मन निश्चय कर लिया। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? है इतनी हिम्मत? क्यों नहीं,
बहुत सी महिलाएं मीटू अभियान में शामिल होकर ऐसे सफेद पोशों के नकाब उतार रही है। मैं भी ये हिम्मत जुटाऊंगी। मिताली ने अपने आप से वादा कर लिया। अभी वह आगे की रणनीति तैयार करने की सोच ही रही थी कि किसी लड़की ने यह हिम्मत दिखा दी। बाबा और उसके आश्रम का काला सच समाज के सामने लाने का हौसला दिखाई दिया। अरे भाई, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? देवेश ने कमरे में आकर कहा। तो मिताली पलकों के पीछे की दुनिया से वर्तमान में वापस लौट गई। उसने खुश होकर कहा, सिर्फ खाना नहीं जनाब, आज तो आपको विशेष ट्रीट दी जाएगी, एक ग्रैंड पार्टी। आखिर समाज को एक काले धब्बे से मुक्ति जो मिल गई है। ये कहकर मिताली रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा गई। देवेश इस रहस्य को भेद नहीं पाया, लेकिन वह मिताली की खुशी में खुश था। मिताली मन ही मन उस अनजान लड़की को धन्यवाद देते हुए तैयार होने चल दी, जिसने उसमें फिर से जीने की ललक पैदा कर दी। साथियों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।